दोस्तों, जब भी दुबई का नाम आता है तो हमारे दिमाग में बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतें, आलीशान मल्टी स्टोर्स, बड़े बड़े मॉल्स और बेहतरीन सड़कों पर दौड़ती चमचमाती कारों की तस्वीर नाचने लगती है। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाने वाला दुबई वैसे तो क्षेत्रफल के मामले में भारत के मुंबई से 9 गुना छोटा है, लेकिन यह कामयाबी की सीढ़ियां लगातार चढ़ता जा रहा है। आज इस शहर में महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा ब्रांड मौजूद है। दुबई की सक्सेस के पीछे ज्यादातर लोगों का मानना है कि उसके पास तेल के कुएं हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि दुबई की इस लग्जूरियस लाइफ के पीछे तेल नहीं है। यहाँ कुल जीडीपी में तेल का तो सिर्फ 1% हिस्सा ही शामिल है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि फिर इसकी सक्सेस का राज क्या है। कभी रेत के टीलों में दबा हुआ ये शहर आज दुनिया की सबसे शानदार और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का शहर कैसे बन गया है। आखिर दुबई की कहानी कैसे बदली और वो दुनिया का बिजनेस हब बन गया। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में ही जानेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, दुबई में तेल की कहानी शुरू होने से पहले वो रेगिस्तान की बंजर जमीन थी। कुछ ऐसा ही पूरे मिडिल ईस्ट में रहा था। यहाँ रेत के ढेर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, लेकिन फिर 60 के दशक में तेल की खोज की गई और उसे निकालने का काम शुरू हुआ। उसके बाद तुम पूरे मिडिल ईस्ट की कहानी ही बदल गई। लेकिन यहाँ उनकी सक्सेस के पीछे तेल ही कारण नहीं था। लेकिन दोस्तों, एक तेल ही किसी देश की सक्सेस का कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वेनेजुएला, जिसके पास 3 लाख करोड़ बैरल कच्चा तेल है, आज वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देश होता। लेकिन वहां की कंडीशन तो बहुत अलग है। यहाँ की जनता के पास तो खाने के भी लाले हैं और इसके लिए वो सड़कों पर दंगे तक कर देते हैं। वहीं दुबई की बात करें तो उसके पास 4 लाख करोड़ बैरल कच्चा तेल है। इतने से अंतर के बाद भी आज दोनों की इकोनॉमी में इतना अंतर क्यों है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दुबई की सफलता को जानने के लिए इसके इतिहास के बारे में जानना होगा। दुबई का इतिहास। दोस्तों, दुबई का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि दुबई शहर को 1833 में बसाया गया था और इसे बसाने वाली जनजाति थी यास। इस जनजाति के 800 सदस्यों ने इस शहर को बसाया था। माना जाता है कि इलाका एक समय मोतियों और फिशिंग का केंद्र बन गया था। आज भी लोग इस शहर के फलने फूलने का श्रेय दुबई के प्रवासी कामगारों को देते हैं। दोस्तों, दुबई संयुक्त अरब अमीरात के फारस की खाड़ी में मौजूद है और इसके दक्षिण में आबू धाबी है और उत्तर में शारजहां शहर स्थित है। इसके साथ ही दुबई यूएई का एक शहर है। आपको यहाँ बता दें कि अमीरात का मतलब एक तरह से स्टेट होता है, तो वहीं यूएई में 7 स्टेट हैं, जिसमें दुबई भी शामिल है। दोस्तों, यूएई का गठन दिसंबर 1971 में हुआ था। तब इसके 6 ही स्टेट्स थे, जिसमें अबू धाबी, शारजाह, दुबई, अल कुवैन, अजमान, फुजईरहा का नाम शामिल था। फिर फरवरी 1972 को रस अल खेमा इसमें शामिल हुआ। दोस्तों, दुबई के विकास की बात करें तो आज से 50 साल पहले तक सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी। आज भले इस शहर में गगनचुंबी इमारतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यहाँ दूर दूर तक 1 या 2 मंजिला मकान दिखाई देते थे। दुबई 1 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से आजाद हुआ। इसके बाद अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 राज्यों ने एक संघीय गठबंधन बना लिया था। दोस्तों, पहले दुबई के लोग मोतियों का व्यापार करते थे, लेकिन जब जापानियों ने आर्टिफिशियल मोती बनाना शुरू किया, तब अमीराती मोतियों की मांग कम होने लगी और फिर यहाँ से मोतियों का व्यापार लगभग समाप्त हो गया। फिर यहाँ 1966 में तेल की खोज हुई, तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने मोतियों का कारोबार बिल्कुल ही बंद कर दिया। 1971 में अंग्रेजों से आजादी पाने के बाद यहाँ तेल का उत्पादन अचानक बढ़ गया। इस तेल की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बल मिला और देखते ही देखते दुबई व्यापार का केंद्र बन गया। वैसे इसका सारा क्रेडिट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम को जाता है। वो काफी आगे की सोचते थे और उन्होंने अपने सपनों के दुबई को हकीकत में बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शेख रशीद जानते थे कि तेल से दुबई का विकास नहीं हो सकता है, इसीलिए उन्होंने तेल से होने वाली कमाई दूसरी तरफ लगानी शुरू कर दी। शेख रशीद को ये अच्छे से मालूम हो गया कि दुबई की लोकेशन उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो सकती है, क्योंकि ये अरेबियन गल्फ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, यूरोप, अफ्रीका से ज्यादा दूरी पर नहीं है। वो यहाँ से होने वाले व्यापार के रास्ते के बीच में बसते थे, इसीलिए यहाँ जबल अली पोर्ट को 70 के दशक में डेवलप किया गया, जिसके बाद दुबई के पोर्ट को तेल के साथ साथ दूसरी चीजों के एक्सपोर्ट के लिए भी यूज किया जाने लगा। उसके बाद यहाँ दुनिया के बड़े बड़े जहाज रुकते, जिसके लिए दुबई ने सारी सुविधाएं देना शुरू कर दी। इसके लिए दुबई ने कूलिंग सर्विस, एडवांस स्टोरेज फैसिलिटी भी दी। इससे दुबई की कमाई होने लगी। आज दुनिया की पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री उनकी जीडीपी में 11 से 12% का हिस्सा रखती है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम
हुजूम ने दुबई को पहले तो टैक्स फ्री बनाया, जिस वजह से यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आकर खुद इन्वेस्ट करते हैं, व्यापार करते हैं। इसके लिए दुबई ने इन बिजनेसमैन को 100% फॉरेन ओनरशिप देना भी शुरू कर दिया। ऐसी सुविधा किसी देश में नहीं थी। भारत में आज भी किसी भी विदेशी कंपनी को अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसे भारत में कोई पार्टनर चुनना होगा, तभी वो यहाँ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही दुबई ने इन बिजनेसमैन को अपनी कमाई अपने देश ले जाने की छूट भी दी। इसका फायदा ये हुआ कि दुनिया की 500 बड़ी कंपनी में से 140 ने यहीं पर अपना बिजनेस जमा लिया। आज यहाँ 1 लाख से ज्यादा कंपनी अपना काम ऑपरेट कर रही हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि टैक्स फ्री होने से दुबई को क्या फायदा हुआ, तो हम आपको बता दें कि जो सुविधा इन कंपनियों को यहाँ मिल रही है वो कहीं और नहीं है। ऐसे में ये दूसरे देश नहीं जाना चाहती हैं। इसके अलावा अगर दुबई टैक्स लगाती भी तो वो 2 से 4% ही है। दोस्तों, यहाँ के शेख रशीद ने एहसास कर लिया था कि उनके पास ज्यादा तेल नहीं है, इसीलिए तेल पर ही डिपेंडेंट रहना गलत होगा। तभी तो उन्होंने इसकी लोकेशन को अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनाया। आज यही हालात हैं कि अगर उसका तेल बिका भी नहीं तो वो फिर भी अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। दोस्तों, साल 1988 से शेख रशीद ने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन इसके साथ ही दुबई में बहुत ज्यादा बदलाव भी देखने को मिला। आज यहाँ बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल और दुबई मेट्रो और बुर्ज अल अरब जैसी वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है। इसके साथ ही दुबई में एक पाम डिजाइन का आइलैंड बनाया गया है। ये पाम आइलैंड जो खजूर के पत्ते के डिजाइन आकार से बनाया गया है। इस लीफ डिजाइन के किनारे किनारे बहुत सी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और वहां के लोगों को बेचकर रेवेन्यू जनरेट किया। इसके अलावा दुबई में टूरिज्म को भी बढ़ाया गया। ये पिछले 2 दशकों से दुनिया की टॉप टूरिस्ट जगहों में से एक है। यहाँ ऐसा आइलैंड बनाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे घर बनाए जा सके और उसको बेचकर अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट की, जिसको धीरे धीरे बढ़ाती गई और आज इस मुकाम पर है। यहाँ आज लाखों लोग घूमने के लिए आते जाते रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ शानदार एयरपोर्ट, होटल के साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया। साथ ही अंडर वाटर ब्रिज और टेनिस खेलने के लिए अंडर वाटर कोर्ट भी बनाया गया है। इसके अलावा दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी 7 स्टार होटल भी है। इसके साथ ही दुबई में गोल्फ कोर्स, हॉर्स रेसिंग, फैक्स जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ रेगिस्तान में एक फूल या फिर पेड़ पौधे सही से उग नहीं सकते, उसी रेगिस्तान वाली जगह पर दुबई ने फूल और पेड़ पौधे उगा दिए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा, जिसका नाम दुबई मिरेकल गार्डन रखा गया है, ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। ये वैलेंटाइन डे पर 2013 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आज दुबई पर्यटन के मामले में दुनिया में सबसे टॉप पर है। साल 2019 में पूरी जीडीपी में लगभग 12% को योगदान दिया था। इसके कई कारण भी हैं। पहला तो ये है कि दुबई ने अपने यहाँ डेवलप किया इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, इसकी लोकेशन, ये भारत और चीन के पास स्थित है। साथ ही ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया के पास मौजूद है। साथ ही इसकी टैक्स फ्री पॉलिसी, बिजनेस हब के कारण यहाँ लोग बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके अलावा यहाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के चलते भी लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, जिससे दुबई को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। यही वजह है कि आज ये छोटा सा शहर डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे है। दोस्तों, सिर्फ तेल पर डिपेंड नहीं रहकर दूसरे सेक्टर को अपना हथियार बनाकर दुबई ने साबित कर दिया है कि कैसे एक चीज के बदौलत ही डेवलपमेंट किया जा सकता है। उसने अपने तेल से होने वाली पूरी इनकम को पोर्ट, एयरपोर्ट, होटल और टूरिस्ट स्पॉट में लगा दिया और आज ये हालात हैं कि दुबई बड़े से बड़े देश की इकोनॉमी को मात दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर ये तेल नहीं भी बेचेगा तो उसकी इकोनॉमी को सिर्फ 1% का ही नुकसान होगा। यही कारण है कि आज दुबई सऊदी अरब से आगे है। वहीं दुबई की सफलता को देखते हुए कतर और सऊदी अरब भी उसकी नकल करने लगे हैं। वो भी यहाँ तेल से हटकर दूसरे सेक्टर्स पर ध्यान देने लगे हैं। साथ ही यहाँ महिलाओं को भी छूट दी जा रही है। यहाँ उनको ड्राइव और सिनेमा घरों में भी जाने की छूट दी जाने लगी है। आज बाकी के खाड़ी देश भी तेल के साथ साथ पूरे सेक्टर पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तेल पर डिपेंड रहने से उन्हें भविष्य में नुकसान हो सकता है।